नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें कि आप उत्तराखंड समूह गौ, खनिज सहायक, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, लेखपाल, वन आरक्षी, जितनी भी परीक्षाएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग यानी कि यूकेपीसीएस और यूके ट्रिपल एस सी आयोजित करवाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए आपको उत्तराखंड से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक शुरुआत की थी मिशन कनिष्ठ सहायक, जिसकी परीक्षाएं 5 मार्च 2023 को आयोजित की जाएंगी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा, और 9 अप्रैल को मिशन वन आरक्षी की परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। उन सभी के लिए आपको एक मिशन शुरू किया है, एक मिशन या क्रैश कोर्स आप मान के चलिए, जिसमें कि आपको उत्तराखंड से संबंधित सभी जो टॉपिक है सिलेबस के अंडर में, जो भी टॉपिक आते हैं उन सभी सिलेबस के अंडर में आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी वीडियो उपलब्ध करवा दी है उत्तराखंड की जियोग्राफी से संबंधित, उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी से संबंधित। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बूस्टर आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी क्रम में आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज है उत्तराखंड के वनों से संबंधित प्रश्न। जो उत्तराखंड की वनों से संबंधित प्रश्न है, ये वो आज यहाँ पे आपको करवाए जाएंगे, जिसमें कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि आईएसएफआर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार आपको प्रश्न करवाए जाएंगे। ठीक है, उसमें जिसमें कि वनों का वितरण, वन्य जीव और वन्य जीव संरक्षण या बायो रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आपको उनसे संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। और हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि आप वीडियोस को पूरा देखिए, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक है, आप शुरू को देख रहे हो तो आप स्किप कर रहे हो तो आपको पता नहीं कि आप क्या चीज मिस कर रहे हो। आपको इस परीक्षा से जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उन्हीं के अनुसार आपको कुछ प्रश्न यहाँ पे मैंने तैयार किए हुए हैं, और आपको रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न उत्तराखंड के वनों से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में वन प्रतिशत कितना है? तो कितना है आपका? 71.05%। ठीक है, आईएसएफआर की रिपोर्ट जो 2021 के अनुसार है कि जो उत्तराखंड में संपूर्ण क्षेत्र में जो वनावरण है, वनावरण बोले तो कि किस क्षेत्र में कितना वनों का क्षेत्र विस्तार है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत क्षेत्र में आपका? तो आपका है 71.5% क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जनपद है। अब दोस्तों यहाँ पे देख, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा आप माइंड करिए कि अगर यहाँ पे प्रश्न पूछता कि सर्वाधिक प्रतिशत, ठीक है, अगर प्रतिशत के हिसाब से सवाल पूछेगा कि प्रतिशत के हिसाब से कौन से जनपद में सबसे ज्यादा वन है, तो उसका आंसर अलग होगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछ रहा है तो उसका आंसर कौन सा होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके ऑप्शन है नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, चंपावत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस में है? आपके पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका पौड़ी गढ़वाल। लेकिन अगर प्रतिशत से पूछे तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा नैनीताल। नैनीताल में कितना है? 71.62% आपके वनों का क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य में सर्वाधिक वो सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं। फिर यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है, प्रतिशत नहीं पूछा है। यहाँ पे पूछा है आपका कि राज्य में सर्वाधिक वो सबसे वन कम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था सर्वाधिक तो आपके पौड़ी में है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है वनों के मामले में? पौड़ी का है। प्रतिशत के मामले में किसका है? नैनीताल का। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हो नहीं सकता। बागेश्वर और चमोली, तो आपका इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पौड़ी और उधम सिंह नगर सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के जो मुख्य बिंदु हैं कि राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से? आपके पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी व
चमोली। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। ठीक है, कौन कौन से हैं? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का नाम इसमें रुद्रप्रयाग में और जिलों के प्रतिशत की बात करें तो इसमें वनों का क्षेत्रफल ज्यादा है, लेकिन रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल कम होने की वजह से यहाँ पे इसका सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले में इसका नाम भी आता है। ठीक है, अगर 1% की बात करें तो नैनीताल, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज्यादा 1% है अपने क्षेत्रफल के मामले में। ठीक है, और सबसे कम 1% किसका है? उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में। तो इसमें एक चीज कॉमन पॉइंट क्या है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले उधम सिंह नगर, और प्रतिशत की बात करें तो उसमें भी सबसे कम उधम सिंह नगर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि वनावरण क्या होते हैं। देखो, वनावरण के 3 या 4 क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, कि वनावरण क्या होता है? फॉरेस्ट कवर, स्वामित्व, भूमि की वैधानिक स्थिति, वृक्षों की प्रजातीय संगठन पर विचार नहीं करते हुए 1 हेक्टेयर से बड़े सभी वृक्ष आच्छादित भूमि क्षेत्र जहां वृक्ष वितान घनत्व 10% से अधिक हो। ठीक है, फॉरेस्ट कवर मतलब एक ऐसा लैंड जिसमें कि 10% से ज्यादा आपका वनों का या वृक्षों का वितान यानी कि वितरण हो। ठीक है, इसके अंदर मुख्य ये आते हैं कि अति सघन वन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे? जहाँ पे वृक्षों का जो वितान घनत्व है वो कितना होता है? 70% से अधिक। यानी कि जहाँ पे 70% से अधिक आपके वृक्षों का वितान का संबंधित आ जाएगा, तो वहां वो हो जाएगा आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट। और इस मामले में नैनीताल सबसे पहले है, देहरादून सेकंड नंबर पे, उत्तरकाशी थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट अगर कहीं पे आएगा कि अति सघन वन मामलों में कौन सा जनपद सर्वप्रथम है, तो आपका वो है नैनीताल। ठीक है, मध्यम सघन वन यानी कि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, जहाँ कौन सा होता है? जहाँ पे वृक्ष वितान घनत्व 40% से अधिक हो लेकिन 70% से कम हो। ठीक है, तो इस मामले में पौड़ी गढ़वाल सबसे पहला स्थान रखता है। ठीक है, जिसमें कि 1898.76 वर्ग किलोमीटर इसके मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है यानी कि मध्यम सघन वन है। ठीक है, अगर अति सघन वन यानी कि वीडीएफ, अगर रिपोर्ट की बात करें तो वीडीएफ के हिसाब से नैनीताल सर्वप्रथम है, एमडीएफ में आपका पौड़ी है। ठीक है दोस्तों, और ओपन फॉरेस्ट जहां पे वृक्ष वितान घनत्व 10% और 40% से कम हो, 10% से अधिक लेकिन 40% से कम हो, तो इसमें भी पौड़ी का सर्वप्रथम स्थान है। ठीक है, स्कर फॉरेस्ट यानी कि झाड़ियां आपकी कटीली झाड़ियां वगैरह जो भी होती हैं, जहां वृक्ष वितान घनत्व 10% से कम होता है, यानी कि 10% से कम है, केवल कटीली झाड़ियां होती, तो इसमें टिहरी गढ़वाल सबसे नंबर पहले पे है कि सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा झाड़ी वन या स्कर फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो आपके कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल पे। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको परीक्षा से रिलेटेड यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कि 2000 चौथा प्रश्न है कि 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 2019 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। ठीक है, तो भारतीय जो वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि आईएसएफआर की जो रिपोर्ट निकलती है, वो प्रत्येक 2 वर्ष में निकलती है। कितने वर्ष में? प्रत्येक 2 वर्ष में। तो 2021 में जो निकली थी वो 17वीं थी, और जो 2019 में निकली थी वो 16वीं वार्षिक रिपोर्ट थी। ठीक है, 2021 17वीं थी और 2019 आपकी 16वीं थी। तो इसमें पूछा गया है कि 2019 की तुलना में 2021, 2019 और 2021 की तुलना में जो उत्तराखंड में जो वनों की स्थिति है उसमें वृद्धि हुई है, कमी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि जो उत्तराखंड में जो 2019 की तुलना में 2021 की रिपोर्ट में जो वृद्धि हुई है, वो आपकी कितनी हुई है? 2.09% की इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, जो कि एक अच्छा संकेत है। ठीक है दोस्तों, 2.09 की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कितने वर्ग किलोमीटर में वनावरण क्षेत्र विस्तृत है। यानी कि वनावरण क्षेत्र है कि टोटल जो लैंड एरिया है, कि कितने क्षेत्र में आपका वन स्थिति रिपोर्ट, आपका मतलब वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कितने क्षेत्र में आपका वनावरण यानी कि वनों का वितरण है। तो कितने में है आपका? ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 24,305 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 24,305 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे एक आईएसएफआर रिपोर्ट जो 2021 के हिसाब तुलना में अगर आपको बताया जाए, तो इसके हिसाब से यहाँ पे आप देखिए कि जो वीडीएफ है वो 4,229 है। ठीक है, जो वीडीएफ रिपोर्ट है आपकी
इसको जरा जूम कर लेता हूँ। तो वीडीएफ यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट वो कितना है आपका 4269, एमडीएफ मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 9241 और ओपन फॉरेस्ट है 3275। ठीक है, तो टोटल कितना आपका, टोटल है आपका 16785। ठीक है, 16785। और फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, तो वो कितना है आपका 7520। तो टोटल आपको जो है आपका वो है आपका 24305। कितना है 24305। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो एक थोड़ा सा ये छोटा सा एक डैम उत्तराखंड वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की थोड़ा सा इसमें एक रिकॉर्ड है कि उत्तराखंड में कितने प्रतिशत या कितने कुल क्षेत्र में आपका वनों का वितरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उपोष्ण कटिबंधीय वन कितनी ऊंचाई वाली क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय वन कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक पाए जाते हैं, तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 750 से 1200 मीटर। ठीक है, 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक आपका उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ये उपोष्ण कटिबंधीय क्या होते हैं, ये एक आपका जलवायु के हिसाब से आपको वनों का प्रकार होते हैं, वनों का वितरण इसमें किया जाता है। तो इसमें उत्तराखंड में जो है वनों के प्रकार, पहला होता है इसमें एक उपोष्ण कटिबंधीय जिसमें 750 से 1200 मीटर होता है। ठीक है, जिसमें कि प्रमुख वृक्ष साल, कंजू, सेमल या हल्दी। ठीक, हल्दू जो होता है वो होता है आपका उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है दोस्तों, उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, हल्दू, खैर, सीसू तथा बांस। कहीं पे अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रमुख वृक्ष कौन सा होता है या प्रमुख वनस्पति, तो आपको होती है साल। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। उष्ण कटिबंधीय 1500 से कम, ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा कम होती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र आर्द्र पतझड़ वन यानी कि मानसूनी वन जहां 1500 मीटर, जिसमें कि शिवालिक व दून घाटियां आती हैं। ठीक है, आपको प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि शिवालिक व दून घाटियों में किस प्रकार की वन पाए जाते हैं। आपको ऑप्शन दे देगा और उसमें एक ऑप्शन हो जाएगा आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है दोस्तों, उपोष्ण कटिबंधीय में क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय में क्या होता है या कोणधारी वन क्या होते हैं, इसका मैं विस्तृत वीडियो आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत आपको इसका वीडियो लाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे इन प्रश्नों को समझिए। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है, आप इसका पीडीएफ मैं आपको उत्तराखंड जीके.com की वेबसाइट पे उपलब्ध करवा दूंगा। आप आराम से इत्मीनान से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, पर्वतीय शीतोष्ण वन 1800 से 2700 मीटर तक, प्रमुख वृक्ष स्प्रूस, सिल्वर, फर, देवदार, साइप्रस। ठीक है, बांझ की प्रधानता रहती है दक्षिणी ढालों पर इसके। पर्वतीय शीतोष्ण वन उत्तराखंड का वरदान भी इसको कहा जाता है। तो कौन से क्षेत्र में आता है आपका, पर्वतीय शीतोष्ण वन में आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि किस क्षेत्र को कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है, जो कि शिवालिक व दून घाटियों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मानसूनी वन किसे कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि भोजपत्र वृक्ष वृक्ष मिलता है आपका, तो आपको ये कहाँ मिलता है, आप भोजपत्र क्या होता है, भोजपत्र एक वृक्ष होता है, एक जिसकी सफेद रंग की छाल होती है और उसपे श्लोक या ग्रंथ वगैरह लिखे जाते थे। तो कहाँ पे मिलता है आपका, वो मिलता है आपका हिमालय में। कहाँ मिलता है, हिमालय में। कुछ इस प्रकार का होता है भोजपत्र। क्या होता है कि भोजपत्र, संस्कृत में इसको भुर्ज कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है बेटुला यूटिलिस। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक वृक्ष है जो 4500 मीटर की ऊंचाई तक उगता है और ये बहुउपयोगी वृक्ष है। इसकी छाल सफेद रंग की होती है जो प्राचीन काल में ग्रंथों की रचना के लिए उपयोग में आती थी। ठीक है, इस प्रकार का कुछ इसका इंटरफेस होता है, सफेद रंग सफेद छाल होती है जिसपे की लिखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व है, कि निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या बिनसर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो सातवें का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि टाइगर रिजर्व कौन सा आपका, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है, 1936 में
राज्य के तत्कालीन गवर्नर जो 1936 में राज्य के जो तत्कालीन गवर्नर सर हेली के नाम से स्थापित हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का या एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका, तो कौन सा आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन वर्ष 1957 में महान प्रकृति प्रेम जिम कार्बेट की स्मृति में इसका नाम पुनः बदलकर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ठीक है। ये उद्यान पौड़ी और नैनीताल के क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है। 1 नवंबर 2073 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। कब किया गया? 1 नवंबर 1973 में। प्रश्न क्या था कि कौन सा टाइगर रिजर्व है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और कब इसको किया गया? आपका 1 नवंबर 1973 में। ठीक है। 1973 में इसको बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है। इस पार्क में लगभग 570 प्रजातियां, 25 सरीसृप प्रजातियां और लगभग 25 स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ के जो मुख्य मुख्य जीव है वो है मगरमच्छ, चीतल, काकड़, बाघ, हाथी, तेंदुआ, अजगर, हिरन। ठीक है दोस्तों। अप्रैल 2012 में इस पार्क के चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र में साइलेंस जोन घोषित किया गया है और इस पार्क के मध्य में पाटलिपुत्र स्थित है। ठीक है। इस पार्क के मध्य में पाटलिपुत्र स्थित है। 2013 में इस पार्क के बाघों की रक्षा हेतु केंद्र की सहायता से 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स एसटीएफ का गठन किया गया है। इस प्रकार का भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि 2013 या उत्तराखंड राज्य में बाघों की रक्षा हेतु कौन सा फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है। तो कौन सा है? स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। 118 सदस्य। और कब किया गया? 2013 में। ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दूसरा जो महत्वपूर्ण है उत्तराखंड में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान सन 1983 में स्थापित 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला राजाजी राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से क्षेत्र में विस्तृत है आपका? देहरादून, हरिद्वार व पौड़ी में। ठीक है। कौन कौन से है? देहरादून, हरिद्वार व पौड़ी में। और यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां जैसे साल, खैर, शीशम, झिंगन, खरपट, बाकली, सैन, चीड़, सिरस आदि इसका यहाँ की क्या है? प्रमुख वनस्पति है। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है राजा जी का? इसका मुख्यालय आपका देहरादून में। तो प्रश्न कभी अगर आ जाए कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पे? आपका देहरादून में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि बिनसर वन्य जीव विहार कहाँ पे है? ये सन 1988 में स्थापित है। ये कब हुई थी इसकी स्थापना? 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? जनपद अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ? जनपद अल्मोड़ा में। यहाँ प्रमुख जीव कौन सा है आपका? तेंदुआ, काला भालू, गुरल, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर आदि। ठीक है। प्रमुख पक्षी यहाँ मोनाल, मोनाल जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। मोनाल भी आपका कहाँ पे पाया जाता है? बिनसर वन्य जीव विहार में। ठीक है। जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपका? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1982 में। ठीक है। ये उद्यान कितनी ऊंचाई पे स्थित है? 5431 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है। और पार्क का मुख्यालय कहाँ है आपका? जोशीमठ। ठीक है। यहाँ पे जो पाया जाता है, यहाँ पे जो कस्तूरी मृग आपको वो अगर पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रीय पशु है, सॉरी राजकीय पशु है उत्तराखंड का, कस्तूरी मृग, वो कहाँ पाया जाता है? बहुत यार वो पाया जाता है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। 5431 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान का भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है, या भारतीय वन्य जीव संस्थान का मुख्यालय कहाँ है आपका? वो है आपका देहरादून में। ठीक है। कहाँ पे? आपका देहरादून में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है। अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है, तो ये अस्कोट वन्य जीव विहार जो आपका स्थित है वो आपका कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। ठीक है दोस्तों। अस्कोट वन्य जीव विहार कब की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। और अस्कोट कस्तूरी मृग विहार जनपद पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है। पूरा क्या है ये? अस्कोट कस्तूरी मृग विहार। ठीक है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीवों में
हिम, बाघ, रीछ, बर्फ का रीछ या भालू, भरल, थार, कस्तूरी मृग आदि, और पक्षियों में कोकलास, पिजेंट, मोनाल, पहाड़ी तितर आदि है। ठीक है। और यहाँ पे सर्वाधिक क्या मिलते हैं आपके? कस्तूरी मृग। क्या मिलते हैं? कस्तूरी मृग। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? तो आप सभी को पता है कि जो बांज वृक्ष है, जिसे उत्तराखंड का वरदान भी कहा गया है जिस वृक्ष को, तो बांज जो है सबसे ज्यादा आपको पशु चारा उपलब्ध करवाने वाला वृक्ष है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बांज कौन सा है? कि बांज आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? शीतोष्ण कटिबंधीय। कई बार अगर प्रश्न पूछा जाए कि बांज कौन से प्रकार का वन है, तो आपका आंसर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है। जिसका वानस्पतिक नाम कर्कज लिकोटाइकोफोर है। ठीक है। इसकी कितनी प्रजातियां हैं? कुल 40 प्रजातियां, लेकिन उत्तराखंड में 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। और इस आदि वृक्ष को राज्य में शिव की जटा भी कहा जाता है। ठीक है। और बांज का जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बांज जो होता है उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा एवं जनमानस की उपयोगिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वृक्ष की जड़ों में असंख्य रोए होती है, जिसकी जाल में मिट्टी की मोटी मोटी परतों व पानी को सुरक्षित करने की अपार क्षमता होती है। ठीक है। इसलिए बांज को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि यहाँ पर जो बांज जो वृक्ष होता है वो मिट्टी को, मृदा अपरदन होता है, जो मिट्टी बह जाती है उसको भी रोकता है, और पानी अपनी जड़ों में पानी को भी सुरक्षित करके रखता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि उत्तराखंड में खांचुला खरक है। तो खाचुला करक जो है आपका क्या है? एक है आपका कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र, जो कि करक कस्तूरी मृग अभ्यारण्य एक लोकप्रिय अभ्यारण्य है जो कस्तूरी मृग और जीवों की विविध प्रजातियों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। और खाचुला करक कस्तूरी मृग अभ्यारण्य चोपता गोपेश्वर रोड पर घने जंगलों के बीच एक सुंदर अभ्यारण्य है। ठीक है। नेक्स्ट आपका कि उत्तराखंड की में जड़ी बूटियों से प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी है? आपकी 500 से ज्यादा आपकी उत्तराखंड में जड़ी बूटियों को प्राप्त होने वाली किस्में हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व धरोहर स्थल है? ठीक है। तो कौन सा आपका नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, वो विश्व धरोहर स्थल उसको घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों। विश्व हेरिटेज साइट या विश्व धरोहर स्थल क्या होता है? ठीक है। विश्व धरोहर स्थल क्या होता है? कि विरासत का अभिप्राय अतीत की उन धरोहरों से है जो हमें प्रकृति से या पिछली पीढ़ी से मिले हैं, और हमें उन्हें अगली पीढ़ी को सौंपना है। ठीक है। ये विरासत क्या होती है? कि ये सांस्कृतिक परंपराओं, ऐतिहासिक, प्राकृतिक सौंदर्य, पुरातात्विक और वैज्ञानिक उपलब्धियों के अलावा स्मारक हो गया आपका, इमारत हो गया, संकटपन जीवों के प्राकृतिक निवास आदि स्थलों को आपको विश्व धरोहर के उसमें शामिल किया जाता है। ठीक है। और जो यूनेस्को है, यूनेस्को इसका निर्धारण करता है। ठीक है। तो यूनेस्को द्वारा उत्तराखंड में अब तक केवल नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और किसको, प्रसिद्ध फूलों की घाटी को प्राकृतिक विरासत, जबकि चमोली जनपद के सरूड़ और डुंगरा गांव के लोक उत्सव ब्रह्मांड को भी विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की श्रेणी में रखा गया है। तो कौन कौन सी आपकी, अगर वन्य जीव संरक्षण की बात बात की जाए, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और प्रसिद्ध फूलों की घाटी विश्व धरोहर के यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है। वर्ष 2017 में कुंभ पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की श्रेणी में भी शामिल किया गया है, और विश्व में यूनेस्को के 8 सांस्कृतिक विरासत केंद्र है। ठीक है। तो आपको पता होगा कि विश्व धरोहर स्थल कौन घोषित करता है? यूनेस्को। और उत्तराखंड में वन्य जीव के उसमें कौन से हैं? नंदा देवी वो फूलों की घाटी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि फूलों की घाटी को 2005 में घोषित किया गया था। ठीक है। चमोली जिले में कहाँ पे है फूलों की घाटी? आपकी चमोली जिले में है। कहाँ पे? नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में स्थित फूलों की घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ठीक है। 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल किया था, और यहाँ पुष्पावती नदी बहती है जो कि कामेट पर्वत से निकलती है। और इसकी खोज किसने की थी? 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने। ठीक है। नेक्स्ट आपका कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो आपकी पाई जाती है काफी फूलों की घाटी में। सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपकी फूलों की घाटी में। ठीक है दोस्तों। शांत घाटी आपकी कहाँ है? कि शांत घाटी आपकी केरल राज्य के पलक्कड़ जिले के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। कहाँ पे है? केरल राज्य में आपकी शांत
घाटी है, ठीक है? उत्तर में नील इसके जो 7 घाटी है उसके उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं और दक्षिण में फैले मैदान के बीच पसरी ये घाटी साइलेंट वैली के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है? साइलेंट वैली, ठीक है? और इसका जो राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा इसको मिला वो आपको मिला 1984 में, ठीक है? ये एक जीके जनरल नॉलेज के तौर पे आप इसे नोट कर सकते हैं। 7 घाटी कहाँ पे है? केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में है। कश्मीर घाटी आपकी कश्मीर में है, ठीक है? दक्षिण पश्चिम में है कहाँ पे? कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रंज एवं उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय पर्वत श्रृंखलों से घिरा हुआ है, ठीक है? कितना है? ये लगभग 135 किलोमीटर लंबा और 32 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है? अगर यहाँ पे कभी पूछा जाएगा कि कश्मीर घाटी की प्रमुख नदी कौन सी है, तो प्रमुख नदी इसकी कौन सी है? झेलम नदी है, ठीक है? और सुरमा घाटी ये आपकी कहाँ पे है? आपकी है असम में। कहाँ पे है आपकी? असम में। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता आपकी पाई जाती है उत्तराखंड की फूलों की घाटी में, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट आपका किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो किस वृक्ष को कहा जाता है? बांज को। उत्तराखंड का वरदान किसे कहा जाता है? आपका बांज को कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है आपका? तो वो आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार। कौन सा है? केदारनाथ वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 1900 कब की गई थी? 1972 में, जो कि चमोली के और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। किस किस में फैला हुआ है आपका? चमोली और रुद्रप्रयाग में। और कितना है इसका क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल है 957 20 20 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 957 वर्ग किलोमीटर में ये वन्य जीव फैला हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया था। तो कब किया गया था आपका? 1931 में। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया था? वो किया गया था आपको 1931 में, ठीक है? नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है? अभी अभी मैंने, अगर आपको याद होगा, इसीलिए मैं जो मेन मेन क्वेश्चन होते हैं उनके बाद में आपको कंटेंट आपको उपलब्ध करवा देता हूँ, ठीक है? उसका कंटेंट मैं आपको दे देता हूँ और उस कंटेंट से आपको कितने प्रश्न निकलते हैं आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं बोलता हूँ आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो पाटली दून कहाँ पे है? मैंने अभी अभी आपको बताया था कि पाटली दून आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है, ठीक है? नेक्स्ट आपका कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पे समर्पित किया गया है? तो किसके नाम पे किया गया है आपका? सी राजगोपालचारी। किसके नाम पे? सी राजगोपालचारी। और कौन थे सी राजगोपालचारी? आपके सी राजगोपालचारी थे कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी कौन थे? भारत के वकील थे। भारत के वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे, ठीक है? वे राजा जी नाम से भी जाने जाते थे और वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है? नेक्स्ट है कि जिम कॉर्बेट नेशनल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है आपका? कालाडूंगी में। जिम कॉर्बेट नेशनल संग्रहालय कहाँ स्थित है आपका? कालाडूंगी में, ठीक है? नेक्स्ट आपका कि हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है, तो किस चीज से बनाया जाता है? आपकी रिंगाल से बनाया जाता है, ठीक है? तो होता क्या है कि उत्तराखंड में बहुतायत पाए जाने वाले रिंगाल की खेती और पशुपालन से संबंधित सामग्री बनाने में उपयोग होता था। किसका? रिंगाल का, ठीक है? रिंगाल के मुख्य रूप से स्तूप, डोके, डोले और मोस्टे बनाए जाते थे, ठीक है? ऐसे इस प्रकार का एक फोटो आप देख लीजिए, इस प्रकार का होता था जिसमें घास वगैरह लाया जाता था या किसी वस्तुओं को स्टोर करने के लिए उन चीजों को बनाया जाता था। आजकल इसका उपयोग आकर्षक या सजावटी तौर पे भी इन चीजों का इस्तेमाल होने लगा है, ठीक है? नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन आपका चमोली जिले से शुरू हुआ था, ठीक है? चमोली जिले से शुरू हुआ था। यहाँ से दोस्तों ये भी प्रश्न बनता है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रसिद्ध जो चिपको आंदोलन था उसका नेतृत्व गौरा देवी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, ठीक है? कब हुआ था? इस आंदोलन की शुरुआत 1972 में हुई थी। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि चिपको चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। क्यों हुई थी? कि वनों की अंधाधुंध एवं अवैध कटाई के रोकने के उद्देश्य से, ठीक है? क्यों की गई थी? वनों की अंधाधुंध और अवैध कटाई को रोकने के लिए, ठीक है? इस आंदोलन में क्या होता था कि
वृक्षों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणवासी वृक्षों को पकड़कर चिपक जाया करते थे, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था? वो हुआ था आपका चमोली जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है, तो कौन है आपके? विश्वेश्वर दत्त सकलानी। कौन है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ठीक है, और क्यों थे? कि पहाड़, इन्होंने क्या किया था, पहाड़ों पर वृक्षारोपण किया था और बहुत सारे वृक्ष इन्होंने लगाए थे, इसलिए इनको वृक्ष मानव भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि तिलाड़ी कांड का संबंध है, तो तिलाड़ी कांड का संबंध है कि वनों के अधिकार से, वनों के अधिकारों को बचाने के लिए तिलाड़ी कांड का हुआ था। ठीक है, तो तिलाड़ी क्या हुआ था कि स्वतंत्रता से पूर्व टिहरी राज्य में राजा नरेंद्र शाह के समय एक नया वन कानून लागू किया गया, जिसके तहत ये व्यवस्था की गई थी कि किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। इस व्यवस्था के खिलाफ रवाई की जनता ने आजाद पंचायत की घोषणा कर रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान 30 मई 1930 को दीवाना चक्रधर जीवाल की आज्ञा से सेना आंदोलनकारियों पर गोली चला दी, जिससे सैकड़ों किसान शहीद हो गए। ठीक है, और आज भी इस क्षेत्र में 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और एक मेला भी आयोजित किया जाता है 30 मई को, शहीद मेला। ठीक है, और इस आंदोलन को तिलाड़ी आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तिलाड़ी या रवाई आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि मैती आंदोलन के प्रणेता है, मैती आंदोलन के प्रणेता है, कौन है आपके? आपके हैं कल्याण सिंह रावत। मैती आंदोलन क्या था कि मैती आंदोलन के तहत विवाह समारोह के दौरान वर वधु द्वारा पौधा रोपने और इसके बाद मायके के पक्ष के लोगों के स्तर पर उसकी देखभाल की परंपरा विकसित थी। ठीक है, इस संगठन में क्या होता था कि जो अविवाहित स्त्रियां होती थी, वो आपस में मिलकर एक मैत्री संगठन था, जिसके संचालक अध्यक्षा एक दीदी का संचालन के लिए अध्यक्षा चुनी जाती थी, जिसे दीदी कहा जाता है, के निर्देश पर हर युवती अपने घरों में बीज या पौधा रोपती थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि पानी रखो आंदोलन के सूत्रधार है, तो कौन है आपके? सच्चिदानंद भारती। पानी रखो आंदोलन। ठीक है, ये सारे वनों से संबंधित आंदोलन है, इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, मिस मत कीजिए। ठीक है, तो पानी आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ था? उपरेखाल। तो उपरेखाल निवासी सच्चिदानंद भारती ने क्या किया था? 1989 से पानी रखो आंदोलन चलाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? वो दूधातोली लोक विकास संस्थान के संस्थापक भी हैं। पेशे से शिक्षक रहे भारती ने उपरेखाल की सूखी पहाड़ियों को हरा भरा करने का संकल्प लिया। उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे कड़ाईनुमा जल तलैये बनाए। बरसात में ये जल तलैये पानी से लबालब हो जाते हैं और जो धीरे धीरे रिसकर पूरे पहाड़ को नमी देता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने वाले संबंधी आंदोलन कौन था? तो आंदोलन शुरू हुआ था, तो वो आंदोलन कौन था? रक्षा सूत्र आंदोलन। ठीक है, रक्षा सूत्र आंदोलन। और यह कहाँ पे शुरू हुआ था? टिहरी में। कहाँ पे हुआ था? टिहरी में। और किस कब हुआ था? 1994 में। ठीक है, 1994 में शुरू हुआ था। तो यहाँ पे क्या होता था कि वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प लेने या संबंधी आंदोलन 1994 में टिहरी के बिलिंगना क्षेत्र से शुरू हुआ था। और इस आंदोलन का मुख्य कारण ऊंचाई के वृक्षों पर कटान लगे प्रतिबंध के हट जाने के बाद उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा 2500 वृक्षों में चिन्ह लगाकर उसे कटाई की अनुमति देना था। ठीक है, नेक्स्ट है क्या था कि उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा 2500 वृक्षों में चिन्ह लगाकर उनको काटने की अनुमति देना था। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं? ठीक है, तो किस आंदोलन में होती है? आपकी मैती आंदोलन में। ठीक है, रक्षा सूत्र आंदोलन में क्या होता है कि पेड़ों पे सूत्र बांधकर उनकी रक्षा की जाती थी। चिपको आंदोलन आपका गौरा देवी ने किया था। झपटो चिनो आंदोलन क्या था कि झपटो चिनो आंदोलन में क्या हुआ था कि रैणी नाता तोलमा आदि गांव की जनता ने क्या किया था कि वनों पर परंपरागत हक बहाल करने तथा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना प्रारंभ किया और 15 जुलाई को समीपवर्ती जो उनके गांव थे अगल बगल के लोगों ने अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए। ठीक है, घुस गए, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? झपटो चीनो आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया? आपका राजाजी राष्ट्रीय पार्क को। किसको किया गया है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क को।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहणों में संभवतः निम्न वृक्ष क्रम दिखाई देगा। यानी कि अगर उत्तराखंड में अगर हम निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर चलेंगे तो कौन से क्षेत्र में कौन से वृक्ष मिलेंगे, उनके क्रम को यहाँ पे दिया गया है और आपको सही क्रम चुनना है। दोस्तों ये प्रश्न यूके एआरओ 2016 या 2017 में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शामिल किया गया। तो यहाँ पे 4 वृक्ष दिए गए हैं आपके, देवदार, चीड़ पाइन, ठीक है, भोजपत्र या साल। दोस्तों इस प्रश्न में 4 वृक्ष आपको दिए गए हैं, देवदार, चीड़ पाइन, भोजपत्र, वो साल। ठीक है, आप आपको इनको क्रम पहचानना है कि ये किस किस क्रम में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ऊंचाई के आधार पे हम देखेंगे कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, ठीक है, जो सबसे पहले है 1500 मीटर तक, उसमें पाया जाता है आपका साल। ठीक है, उसके बाद जो आपका देवदार होता है, देवदार आपका 1800 से 2700 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, चीड़ पाइन आपका कोणधारी वन होता है, कोणधारी वन के तो 920 से 1800, यानी कि तो इसका क्रम क्या हो रहा है आपका, पहला जो साल है आपका वो हो रहा है आपका 1500 मीटर। ठीक है, दूसरा हो रहा है चीड़, चीड़ आपका 900 से 1800 मीटर। ठीक है दोस्तों, और देवदार आपको 1800 से 2700 मीटर और भोजपत्र आपको 2700 से भी ऊपर। तो जो इसका सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि साल है जो कि इसका सही क्रम है। साल आपका 1500 मीटर, चीड़ पाइन आपको 900 से 1800 मीटर, देवदार आपका 1800 से 2700 मीटर और भोजपत्र आपका 2700 से मीटर की अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि उत्तराखंड में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग द्वारा कब शुरू किया गया। कि उत्तराखंड में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग द्वारा कब शुरू, तो कब शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था आपका, इसके ऑप्शन है आपके 1903, 1960, 1972 या 1980। तो आपका इसको जो जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य शुरू किया गया था वो किया गया था आपका 1972 में। ठीक है, कब किया गया था, 1972 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि उत्तराखंड में औषधीय पदार्थों का संग्रहण किस वर्ष या किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में औषधीय पदार्थों का संग्रहण किस वन अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। तो किसके के अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, वन प्रबंधन अधिनियम 1988 का। इसका सही ऑप्शन जो आपको होगा वो होगा आपका डी। कौन सा होगा आपका, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, वन प्रबंधन अधिनियम 1988 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधरोपण नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य, पौधरोपण नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा, आपका उत्तराखंड। ठीक है, तो कब किया था उत्तराखंड ने ये शुरू, 6 जनवरी 2006 को। ठीक है, पौधरोपण नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, उत्तराखंड राज्य, जिसने शुरू किया था 6 जनवरी 2006 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम वन महाहिमालय की स्थापना कहाँ की गई थी। भारत के प्रथम वन महाहिमालय की स्थापना कहाँ की गई थी आपका, देहरादून में। कहाँ की गई थी, देहरादून में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इस ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो उत्तराखंड की वनों से संबंधित प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रश्न थे। ठीक है, उम्मीद है आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, उसी के क्रम में दोस्तों ये है कि प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, राजाजी और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी, गोविंद की 1980 में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1942, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 में। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि मैं पीडीएफ के रूप में आपको उत्तराखंड जीके.com की वेबसाइट पे उपलब्ध करवा दूंगा। ये वन्य जीव विहार है, वन्य जीव विहार है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप आप इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप उत्तराखंड जीके.com की वेबसाइट पे भी विजिट करिए। ठीक है, उत्तराखंड जीके.com की वेबसाइट है जहाँ पे आपको प्रतिदिन के करंट अफेयर्स, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी,
ठीक है? और इस वीडियो का पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेगा, प्रतिदिन के करंट अफेयर्स मिलेंगे, सामान्य ज्ञान मिलेगा, ठीक है? तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है? आप उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट से सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को उत्तराखंड जीके स्टडी जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों? इसी के साथ अलविदा, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।